मैं बहुत आभारी हूँ अमर उजाला और उनकी टीम सत्यवान अवस्थी जी, राजीव गुप्ता जी और मुकेश सक्सेना जी का, जिन्होंने हमारे इस महाविद्यालय में नारी सशक्तिकरण से संबंधित एक कार्यक्रम अपराजित था, उसको यहाँ पर हम लोगों के सामने हमारी बेटियों के अधिकारों की जानकारी के लिए यहाँ पर उसको कंडक्ट किया। क्योंकि अभी हमारी मुख्य अतिथि का यहाँ पर संबोधन बाकी है, तो मैं बहुत कुछ न कह के कम शब्दों में ये कहना चाहूँगा कि एक बेहतर समाज का निर्माण नारी तभी कर सकती है जब वह शिक्षित हो। तमाम अधिकारों की बात अभी यहाँ पर चल रही है, लेकिन मेरा अपना ये मत है, वो अधिकार आप अभी उन्हें समझ पाएंगे, उन्हें जान पाएंगे जब आप शिक्षित होंगे। कहते हैं एक पुरुष शिक्षित होता है तो वो क्या है कि एक हद है, वहीं तक रहेगा, लेकिन जब एक नारी शिक्षित होती है तो पीढ़ियां शिक्षित हो जाती है। उसकी सोच इतनी पॉजिटिव हो जाती है कि आने वाली नस्लें उनमें वो प्रभाव देखने को मिलता है। तो इसलिए खुद को शिक्षित करिए, और जब शिक्षित होंगे तो खुद ब खुद आप अपने अधिकारों के लिए उठ खड़े होंगे। मुझे ये भी कहना है कि नारी समाज का स्तंभ है, और स्तंभ जितना मजबूत हो उतना वो समाज ताकतवर हो, और ये ताकत तभी आपको प्राप्त होगी, ये स्तंभ तभी ताकतवर होगा जब वो शिक्षित हो। तो इसलिए अभी आपको अपनी शिक्षा पे ध्यान केंद्रित करना है। बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं या बीए बीएससी कर रहे हैं, अभी खुद को शिक्षित करिए, फिर वक्त आएगा आगे बहुत कुछ करने का। तो मैं फिर बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सभी का। थैंक यू। देश में तकरार देखकर डर लगता है, समाज के व्यवहार को देखकर डर लगता है। बढ़ रही है घरेलू हिंसा, बलात्कार, अपहरण की घटनाएं। क्यों बढ़ रही हैं घरेलू हिंसा, बलात्कार, अपहरण की घटनाएं? सुबह की चाय के साथ अखबार देखकर डर लगता है। सिर्फ एक ऐसा अखबार जो आपको समाज की इस तस्वीर के बारे में रूबरू कराता है, जो सिर्फ समस्याएं नहीं देता बल्कि समाधान भी देता है। ऐसे ही अखबार के प्रतिनिधि के रूप में तहसील के ब्यूरो चीफ सत्यवान अवस्थी जी, उन्हीं के साथ आए हुए उनके सहयोगी गण सक्सेना जी, राजेश जी, इस शफी महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर आसीन सर, आपके कोऑर्डिनेटर, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, उपस्थित प्राध्यापकगण, मेरे साथ आई हुई मेरी एनसीसी की कैडेट्स, वॉलंटियर्स, और इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी, क्या कहना चाहिए, आप सभी मेरे जैसी सभी, मैं मंच की इधर हूँ, आप मंच के उधर हैं, नारियां, बालिकाएं, हमारे देश का उज्जवल भविष्य, आप सभी को मेरा सादर नमन और अभिनंदन। पहले मैं अपना परिचय दे दूं। आई एम Dr. Lieutenant Dr. Alka Mehra. I am working not only as
Associate NCC Officer in Government PG College, Bisalpur, Pilipit, but I am also serving as an Associate Professor of English and Head of the Department of English in the college also. Other than that, बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां हैं जो मैं वहाँ पर निभा रही हूँ। वो खैर दूर की बात है, हम मुद्दे की बात पर आते हैं। सबसे पहले अमर उजाला का पूरा परिवार बधाई का पात्र है, जो कि मुस्तकिल बहुत समय से अपराजिता जैसे कार्यक्रम को चला रहा है। बच्चों, आपने नोटिस किया होगा अपराजिता 100 मिलियन स्माइल, ये है मुख्य कार्यक्रम। आपने देखा होगा मुस्कान का क्या मतलब होता है। मुस्कान का मतलब होता है हमारे चेहरे पर एक स्मित सी हंसी। वो हंसी कब आती है? जब हम दिल से खुश होते हैं। हम जब दूसरों को दिखाने के लिए हंसते हैं तो हम खुलकर हंसते हैं, हम मुस्कुराते नहीं हैं। जब हम दिल से खुश होते हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है आप सभी बालिकाओं को, भारत की नारियों को दिली खुशी प्रदान करना, दिल से हंसाना। मैं बात करूंगी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की। यहाँ मेरे से पहले बहुत सारे वक्ता आए। नो डाउट दे आर वेरी गुड इन लैंग्वेज, दे आर नोइंग व्हाट इज द फंक्शनल लैंग्वेज, हाउ दे कैन इम्प्रेस द ऑडियंस। लेकिन मैं आपसे प्रैक्टिकल बात करूंगी। यहाँ आने से पहले मैं अपने वॉलंटियर से कह रही थी कि मैंने सोचा नहीं है मैं जाके क्या बोलूंगी, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लगा सोचने की क्या जरूरत थी। मैं अपने ही बारे में तो बात कर रही हूँ, मैं भी तो एक लड़की हूँ। मैं अपने ही बारे में अपने ही से तो बात करने जा रही हूँ, मुझे सोचने की क्या जरूरत है। मेरी और आपकी समस्याएं बहुत अलग नहीं है। मेरी और आपकी समस्याएं, हम दोनों समस्याओं को साझा करते हैं। When I am talking to my own identity, मैं अपनी आइडेंटिटी से सामने वाले से बात कर रही हूँ। मैं आपको सिखा रही हूँ कि मैंने क्या समस्याएं देखी, मैं आपको सिखा रही हूँ मैंने उनको कैसे झेला, मैं आपको सिखा रही हूँ मैं उनका मुकाबला करते हुए कैसे आगे बढ़ी। तो मुझे इसमें सोचना क्या, नहीं जरूरत है सोचने की। मैं अपराजित बन के उभरी, इसका उदाहरण आपके सामने है। पीछे बैनर है अपराजिता और आगे आपके सामने मंच पर आसीन है एक अकेली महिला बहुत सारे पुरुषों के बीच। ये है अपराजिता, ये है आइडेंटिटी। I am the single woman who is sharing the platform with all the male candidates. This is I want you to be. ये मैं चाहती हूँ आप बने। और इसके लिए मैं हमेशा यूज करती हूँ अपनी स्पीच में 3 शब्द, घर, घूंघट और घुटन। 3 शब्द जिसका हम सामना करते हैं। घर में रहो, बाहर मत जाओ, बहुत देर हो गई बाहर निकलोगी। घुटते हैं हम लोग, वी आर फीलिंग सफोकेटेड। क्यों है ये बंधन हमारे लिए? क्यों हमें इनसे जूझना पड़ता है? क्यों हम बाहर नहीं जा सकते? क्यों हम वो नहीं कर सकते जो और लोग कर सकते हैं? उसके लिए हमें क्या करना है? आई वाज सेइंग कि आई विल टॉक टू यू प्रैक्टिकली। जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होते हैं, किताबों में बहुत कुछ लिखा है, संविधान में बहुत कुछ लिखा है। एक बेटी ने यहाँ आकर कहा कि संविधान में ये अधिकार दिए गए हैं, लेकिन हमें समझना है ना कि हमें क्या करना है, हमें कैसे आगे बढ़ना है। सबसे अच्छा वर्ड है स्वयं को पहचानो। सबसे पहली चीज, सबसे पहला लेसन जो मैं आपको देना चाहती हूँ, मैंने 3 घर, घूंघट और घुटन की बात करी, मैं 3 S देती हूँ आपको। सेल्फ डिसिप्लिन, उससे क्या आएगा? सेल्फ कॉन्फिडेंस, उससे क्या आएगी? सुपीरियरिटी जो हमें चाहिए। वी आर सुपीरियर, वी थिंक वी आर सुपीरियर, बट वी हैव टू do efforts in order to get that superiority. उस superiority को पाने के लिए हमें efforts करने पड़ेंगे। कैसे? पहला स्टेप है सेल्फ डिसिप्लिन। आपने देखा समाज भी, ये समाज नहीं, ये समाज का छोटा सा हिस्सा है। ये भारत की तस्वीर नहीं है। बुलंद भारत की तस्वीर क्या है? 100 मिलियन महिलाएं जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने का प्रयास अमर उजाला एक मंच प्रदान कर रहा है। अपनी समस्याएं लेकर आइए। तो सबसे पहले आपको सेल्फ डिसिप्लिन बनना पड़ेगा। कानून बनते हैं, क्यों इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे ठीक तरीके से, ये तो जानो। क्यों नहीं हो पा रहे? तोड़ने वाले भी तो हम ही हैं।
हमारे ही बीच की महिलाएं हैं। कानून बन रहा है, पास्को एक्ट बन रहा है, लेकिन उस एक्ट का उल्लंघन हम कर रहे हैं। सेल्फ डिसिप्लिन लेकर आइए। किसी की मजाल है अगर आप ठीक तरीके से रोड पर चल रहे हैं, किसी की मजाल है कोई कुछ कह सके। इफ यू आर डिसिप्लिन एंड यू आर बीइंग एजुकेटेड इन अ को एजुकेशन कॉलेज, किसी की मजाल है जो आपको छेड़ सके। आपके अंदर इतना सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, आपके आचार में, आपके व्यवहार में, आपके विचारों में स्वतंत्रता होनी चाहिए। Then you will be self-disciplined. कोई आपको नहीं छेड़ सकता। दूसरी बात आती है कॉन्फिडेंस की। इससे कॉन्फिडेंस आएगा। एक बच्चे ने यहाँ पर बात की घरेलू हिंसा की, सुना होगा। लड़के भी कमजोर होते हैं तो उनको सताया जाता है, उनको भी टॉर्चर किया जाता है। तो आपने अपनी छवि कमजोर बनकर प्रस्तुत करनी है तो आपको सताया जाएगा। कमजोर को ही दबाया जाता है, सुना है सब लोगों ने, है ना। वीकर आर सप्रेसेस, वीक को ही सप्रेस किया जाता है। तो हमें वीक नहीं बनना है। घरेलू हिंसा के लिए इतने नियम, कायदे, कानून हैं, लेकिन घरेलू हिंसा कब होती है? जब घर में बड़ी जो महिला होती है वो छोटी महिला पर हिंसा करती है और उसे कहती है कि नहीं, बाहर जाकर मत बताना, नहीं तो तुम्हें घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो घरेलू हिंसा से निपटने के लिए क्या? कॉन्फिडेंस लेकर आना है। और यहाँ सिर्फ पढ़े लिखों की बात नहीं हो रही है, उन महिलाओं की भी बात हो रही है जो हमारे घर में बैठी हैं। आप लड़कियां पढ़ रही हैं, माएँ पढ़ी हुई नहीं हैं, उन्हें बताइए कि मम्मी ऐसा नहीं होता है। माँ, आपके लिए भी अधिकार है। आपका काम है घर को देखना, तो पापा का काम है आपकी सुरक्षा का ख्याल रखना। तो आपके लिए भी अधिकार है। आपको इसीलिए कॉलेज में भेजा जा रहा है। आप प्रतिनिधि हैं पूरे भारत के, आप पूरा भारत नहीं, आप प्रतिनिधि हैं। और अगर प्रतिनिधि अपना काम ठीक तरीके से निभाएंगे, यहाँ पे इस कार्यक्रम का पूरा दारोमदार आपके कोऑर्डिनेटर सर पे था, उन्होंने अपना काम पूरी तरीके से निभाया। तो उन्होंने प्रतिनिधित्व किया कि शफी डिग्री कॉलेज में अगर कार्यक्रम ऑर्गेनाइज होता है तो इट इज वेल ऑर्गेनाइज्ड। ये वेल ऑर्गेनाइज की जो भी शिक्षण है उसको घर ले जाकर बताएगी तो वो पूरे भारत की आवाज होगी। तो वह आवाज आपको बनना है, उसी आवाज का आपको आगे लेकर जाना है। बहुत सी मुश्किलें आती हैं जो हमारे जीवन की दशा को बदल देती हैं। कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं हमारे साथ में कि हमें लगता है अब तो जिंदगी खत्म होगी, लेकिन बच्चों, जिंदगी इतनी आसानी से खत्म होने वाली चीज नहीं है, हमें जीना उसी में है। तो क्या कहना चाहिए? मैं वो कौशल हूं, मुझे आता है हर्ष गांव से गुजर जाना, तौहीन है मेरी घुट घुट के मर जाना। मैं घुट के नहीं मरूंगी, मुझे क्या है, आगे निकल कर जाना है और सबसे आगे निकल कर जाना है। रेस में मुझे देखना ही नहीं कितने लोग दौड़ रहे, मेरा निशाना मेरी मंजिल पे है, मुझे आगे निकल कर जाना है। लड़कों से नहीं और दूसरी लड़कियों से नहीं, समाज से नहीं, मुझे मेरी आइडेंटिटी, मेरा मुकाबला मेरे खुद से है। मैं ताकतवर तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति मुझे नहीं परेशान कर सकता। मैं सुरक्षित तो मैं दूसरों को भी सुरक्षा दे सकती हूँ, मेरी सुरक्षा को कोई खतरा नहीं। जब सारे नियम, कायदे, कानून, अधिकार सब आपके पास हैं, आप भारत देश जैसे देश में हैं जहाँ पर महिलाओं की गौरव गाथा को याद किया जाता है। यहाँ पर सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई जिनका नाम आपने सुना, इंदिरा गांधी जिनका नाम आपने सुना, कल्पना चावला जिनका नाम आपने सुना, लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं, भारत की वीरांगनाएं हैं, जिसमें एक नाम है बेगम हजरत महल का। सर शायद जानते हैं, जो कि वाजिद अली शाह की बहन थी। उन्होंने न सिर्फ अपने हाथों में चूड़ियां पहनी, बल्कि उन्होंने अपने हाथों में तलवार थाम कर और स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना योगदान दिया, बहुमूल्य योगदान। तो हमारा ऐसा इतिहास है, हम गर्व करने के लिए, हम घुटने के लिए नहीं। तो आज से सबको क्या प्रण लेना है? We are too proud on ourselves for being the female of the society, because we are the builders of the society. We are the builders of the generation. ये प्राउड करना है आपको। और जिस दिन आपने ये प्राउड कर लिया, घर पे देखते हैं ना, किसी दिन आप बहुत खुश होते हैं तो छोटी छोटी कोई बात आपके साथ हो जाती है तो आपको बुरा नहीं लगता, बिकॉज यू आर इनर एलिवेटेड, अंदर से आप खुश हैं। तो यही मुस्कुराहट, अंदर वाली मुस्कान,
ये लाने की कोशिश कर रहा है अपराजिता कार्यक्रम कि आपको अजय बनाए, आपको विक्टोरियस बनाए, आपको हर बार ये एहसास दिलाए कि तुम में बहुत कुछ है, तुम में बहुत दम है, तुम में बहुत हिम्मत है। तुम उस देश की वीरांगना हो जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई जैसी नारियां पैदा हुई, जिन्होंने गौरव गाथा लिखी, पूरे देश के इतिहास को बदला। तो उस नारी को अपना आदर्श मानकर अपने ऊपर गर्व करना सीखिए, अपने आप को कमजोर बनाकर आगे मत लेकर आइए। इसमें तीसरी बात क्या आती है? एक तो शिक्षा की बात। शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो आप तक बहुत सारी चीजें नहीं पहुंच पाएंगी। अगर आप शिक्षित हैं तो आप दूसरों को भी उस हिंसा से बचा सकते हैं, उस घुटन से बचा सकते हैं। लेकिन अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो आप लोगों के लिए आधी दुनिया के दरवाजे बंद हैं। तो अपने लिए पूरी दुनिया के दरवाजों को खोलिए, अपने लिए एक नया आसमान तलाश करिए। क्योंकि पागल हैं जो समझते हैं कि हम कागज के टुकड़े हैं, हमें पतंग बनाकर तो देखो आसमान छू लेंगे। तो हम कागज के टुकड़े नहीं हैं, हम वो पतंगे हैं जो कि आसमान में लहराती हैं और सबके मन को खुश करती हैं। आप अपने घर का ही आइडिया लगाकर देखिए कि किसी दिन आपके पापा को बाहर जाना है तो योर मदर विल प्लान ईच एंड एवरीथिंग। घर बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा, खाना टाइम से मिलेगा, सब कुछ। लेकिन आपकी मम्मी को कहीं 4 दिन के लिए बाहर जाना होता है तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। फील किए है ये चीज? तो कमजोर कौन है? हु इज वीक? योर मदर और योर फादर? हु इज डिपेंडेंट? हु इज कॉन्फिडेंट? हु इज अ बर्गर? हु फील्स टू बी गोइंग टू बी प्राउड? कौन प्राउड फील करेगा? मदर कि फादर? मदर करेंगे। तो ये चीज आपको समझनी है। आपके लिए अधिकार बहुत है, नियम कायदे कानून बहुत बनाए हैं, सुविधाएं बहुत दी गई हैं। लेकिन सुविधाएं तब कॉलेज में आपको बताया गया कंप्यूटर है आपके, बच्चे जा ही नहीं रहे कंप्यूटर सीखने के लिए। सुविधा दे दी लेकिन आप उसे यूज ही नहीं कर रहे। व्हाट इज द यूज ऑफ ऑल दीज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इन द कॉलेज जब आप उसको अवेल ही नहीं कर रहे? सबसे पहली बात, अपने आप को पहचानो, अपने अंदर की गरिमा को जानो, अपने आप को रिस्पेक्ट करना शुरू करो, तभी दूसरे आपको रिस्पेक्ट करेंगे। और ये सिलसिला चलता रहना चाहिए। तीसरी बात आती है, शिक्षा की बात हो गई, आपकी सेल्फ डिसिप्लिन की बात हो गई। तीसरी बात जब आती है तो वो बात आती है आपके स्वावलंबन की। पढ़ेंगे लिखेंगे, बहुत सारी बच्चियां पढ़ती लिखती हैं, और उसके बाद आर्थिक सुरक्षा जो है वो नारी की सुरक्षा का सबसे मजबूत पहलू है कि आप आर्थिक रूप से किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं। तो इसी को मैं एनसीसी से जोड़ती हूँ। आपके एनएसएस भी है, एनसीसी अभी नहीं है, हो सकता है कुछ सालों में यहाँ पर आ जाए एनसीसी, ऐसी मैं दुआ करती हूँ। तो एनसीसी के थ्रू बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जो कि बच्चों को मिल सकती है। आप लोग भी अगर एनसीसी में नहीं हैं, इवन दैट यू कैन ट्राई फॉर द डिफेंस सर्विसेज। बहुत सारी सर्विसेज जो बेसिक लेवल पे भी हैं और ऑफिसर लेवल पे भी हैं। ऑफिसर लेवल पे, बेसिक लेवल पे, दोनों लेवल पे यू आर गोइंग टू गेट यूनिफॉर्म मिलेगी आपको। ऑफिसर लेवल पे जाने के लिए जिन लोगों को जानकारी चाहिए, ऑफिसर लेवल पे जाने के लिए आपको 2 तरीके से आप जा सकते हैं, या तो एसएसबी क्लियर करके या फिर सीडीएस क्लियर करके। दोनों में ही आपका रिटन एग्जाम होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। आपकी फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, साइकोलॉजिकल जो भी आपकी स्ट्रेंथ होती है वो आपकी देखी जाएगी। और उसके बाद आपका सिलेक्शन के पहले आपका एक इंटरव्यू किया जाएगा जो फाइनल इंटरव्यू होगा। उस इंटरव्यू में अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो देन एंड देयर यू विल बी गिवन यूनिफॉर्म, आपको यूनिफॉर्म मिल जाएगी। तो स्वावलंबन हो गया। नीचे लेवल की जो जॉब्स होती हैं इसमें अब कॉम्बैट सर्विसेज के लिए भी गर्ल्स जाने लगी हैं। इसमें एसएसबी जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है उसके थ्रू कांस्टेबल, हवलदार, सिपाही इसकी भी निकलती हैं पोस्ट जो होती हैं। एंड यू आर गिवन ईच एंड एवरी फैसिलिटी। सीडीएस की फैसिलिटी आपको मिलती है और बहुत ज़्यादा मेहनत इसमें नहीं है, सिर्फ आपको फील्ड पर रहना पड़ता है। और जब कभी भी देश में भगवान न करे बहुत गृह युद्ध की सिचुएशन आ जाती है, उस समय आपको काम करना पड़ता है। अब तो भगवान की दुआ से दंगे और ये सब बहुत कम हो गए हैं,
लेकिन उस समय तो लड़कियां जो हैं वो इस चीज़ के लिए ट्राई कर सकती हैं। एसएससी के थ्रू, एसएससी जीडी की पोस्ट होती है, तो एसएससी के थ्रू उसमें लड़कियां, गर्ल्स जो हैं वो ट्राई कर सकती हैं। बहुत सी बेसिक जो उसका फॉर्मूला है रिटन टेस्ट का, आप सब पढ़े लिखे हैं तो उस रिटन टेस्ट में जाकर आप क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी, 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आपको पोस्टिंग मिल जाती है। तो दीज आर द स्मॉल थिंग्स जो बच्चे पढ़ रहे हैं। पढ़ने के बाद अपना एक उद्देश्य जरूर बनाइए कि हमें छोटी से छोटी नौकरी जरूर करनी है। कुछ ना कुछ हमें अपनी लाइफ में करना है, क्योंकि आप अपने परिवार का फेस है। यू आर द फेस ऑफ योर फैमिली। अभी एक बच्ची थी यहाँ पे, साक्षी, आप अपने परिवार का फेस हैं, मतलब आप अपने परिवार को यहाँ इस कॉलेज में रिप्रेजेंट कर रही हैं, आप अपने परिवार को समाज में रिप्रेजेंट कर रही हैं। अगर आप कुछ गलत करती हैं तो आपके परिवार के ऊपर इसका असर होता है, और अगर आप कुछ बहुत अच्छा अचीव करती हैं तो भी आपके परिवार के ऊपर इसका बहुत अच्छा असर पड़ता है। तो ट्राई टू गिव द मोमेंट ऑफ प्राइड टू योर फैमिली। अपने फैमिली को कुछ प्राउड मोमेंट देने की कोशिश करिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये सारी चीजें जो मैं आपको बताना चाहती थी, मैंने आपको बहुत छोटे से में ही बताई, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी बातें आपसे कह दी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिफोर द क्वेश्चन राउंड, क्योंकि 2 भागों में विभक्त था ये, एक मेरा लेक्चर और उसके बाद रिपीटल सेशन, जिसमें आप अपने क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं। एनी टाइप ऑफ क्वेरी आप मुझसे पूछ सकते हैं। जाने से पहले सिर्फ 2 बातें आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए मैं कहना चाहूँगी कि सिलसिले के बाद कोई सिलसिला रोशन करें। एक दिया जब साथ जोड़े दूसरा रोशन करें, और इस तरह कुछ खेले हम जलने और बुझने का खेल। इस तरह खेले हम कुछ जलने और बुझने का खेल। दिया रखे हाथ और आंधियां रोशन कर। दिया रखे हाथ और कर सकते कुछ ऐसा जो आप जिंदगी में बनना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो आपको लगता है कि मंजिल तक पहुंचने के लिए कदम कहाँ कहाँ रखने हैं, तो उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। 1-2 बच्चे जरूर पूछें, मुझे अच्छा लगेगा। मैम, माई सेल्फ पूर्णिमा सक्सेना, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में कैसे चैलेंजेस आए थे, आप कुछ बता सकते हैं? सबसे पहला चैलेंज तो ये आता है, हर एक लड़की की लाइफ में आता है बच्चों, जब उसको डिसाइड करना पड़ता है 2 चीज़ों के बीच में। आपने एक पोएम पढ़ी होगी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, अमेरिकन पोइट हैं वो, द रोड नॉट टू बी टेकन, है ना। तो उसमें एक रोड है, 2 डाइवर्सिफाइड रोड्स होती हैं कि एक तो रोड आती है आपकी शादी की तरफ और दूसरी रोड जाती है आपकी पढ़ाई की तरफ। तो कौन सी रोड आपको चुननी है, ये बड़ा ही कठिन प्रश्न होता है। अगर बच्चा थोड़ा बहुत पढ़ने में ठीक होता है तो पेरेंट्स सोचते हैं कि चलो पढ़ने के लिए कुछ अच्छा बन जाए। तो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज पहली बार जो आया, जब मुझे चुनाव करना पड़ा कि मुझे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है या शादी करनी है। शादी एक बहुत बड़ा निर्णय है, आपकी पूरी लाइफ या तो वो बदल देता है या बर्बाद कर देता है। तो ये निर्णय लेने में मुझे थोड़ा कठिनाई हुई, लेकिन मैंने बहुत अच्छा निर्णय लिया। मेरे जो हस्बैंड हैं, ही इज़ वेरी कोऑपरेटिव, और मैंने पढ़ाई अपनी शादी के बाद सारी पूरी करी है। आई डिड माई MA फाइनल आफ्टर माई मैरिज, देन आई डिड माई PhD आफ्टर माई मैरिज, एंड देन आई डिड माई लेफ्टिनेंट ट्रेनिंग आफ्टर माई मैरिज। तो जो डिसीजन थे, लाइफ का एक डिसीजन जो आप बहुत अच्छा लेते हैं, उसी के ऊपर आपका पूरा भविष्य निर्भर करता है। तो इस डिसीजन को बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। थैंक यू। करियर रिलेटेड कुछ पूछना है? बहुत कुछ आपने भी बताया, कुछ करिएगा। Okay. I think this question around is going to be personal. It happens कि जब आपको लगता है कि सामने वाले बंदे ने कुछ अचीव किया। बच्चों, मेरे में और आप में ज़्यादा अंतर नहीं। जैसे मैंने आपसे कहा कि जब मैं
यहाँ पे खड़ी थी तो मैं अपने आप से ही बात कर रही थी। तो मैं इस तरफ हूँ, आप उस तरफ, बस इतना फर्क है। जो समस्याएं आपको फेस करनी पड़ रही हैं वही कुछ समस्याएं, क्योंकि आई बिलोंग टू अ वेरी स्मॉल सिटी, बहुत ही स्मॉल डिस्ट्रिक्ट है मेरा मथुरा, जिसको मैं बिलोंग करती हूँ। और जिस समय मैंने अपनी पढ़ाई शुरू करी थी तो उस समय बहुत ज़्यादा पढ़ाई पर और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ पर जोर नहीं दिया जाता था। तो मैंने जब 10th क्लास अपना पास किया तो मैंने बहुत ही कम नंबर से पास किया, किसी तरीके से मेरे 68% मार्क्स आ गए। आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि मेरे इतने कम पढ़ने के बाद मेरे ऐसे नंबर कैसे आ गए। देन तभी आपको लगता है कि आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट आ गया और अब आपको पता है कि आपको लाइफ में क्या करना है। तो ऐसा टर्निंग पॉइंट सभी की लाइफ में आता है जब आपको पता चलता है कि आपके अंदर और कोई काबिलियत ना हो, लेकिन ये एक काबिलियत है और यही आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगी। और उसी दौरान मैंने ठान ली कि अभी मुझे जो कुछ भी करना है वो पढ़ाई में ही करना है, अपने आप को डिवोट करना है। और मैंने अपने अंदर पहले दिन से ही सेल्फ डिसिप्लिन लेकर आया और बाकी सारी चीज़ों को छोड़कर सिर्फ पढ़ाई में ही अपना दिमाग लगाया। तो यही कुछ आपको करना है। हमारे समय में ये सारे गैजेट्स नहीं होते थे, मोबाइल नहीं होते थे, टीवी नहीं होते थे। हम थोड़ा पुराने ज़माने के हैं, बहुत पुराने ज़माने के नहीं हैं। तो इन सारे गैजेट्स ने हमारा जो ध्यान है वो विचलित नहीं किया। इसमें मैं आप लोगों को एक बात और गाइड करना चाहती हूँ। बच्चे कहते हैं ना हमारे पास टाइम नहीं है, सर लोग कहते हैं कि आपने अपना प्रोजेक्ट नहीं जमा किया, बच्चे कहते हैं टाइम नहीं है। तो अपनी प्राथमिकताएं जो हैं बच्चों वो फिक्स करना सीखिए। मैं सुनती रहती हूँ लोगों को, जो भी मोटिवेशनल थिंकर्स होते हैं उनको मैं सुनती हूँ। तो उन्होंने प्राथमिकताओं पर एक बहुत अच्छा लेक्चर दिया था, वही मैं आपके साथ एक साझा कर रही हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि आपके पास दिन में 24 घंटे होते हैं। इंदिरा गांधी के पास भी 24 घंटे थे, जवाहरलाल नेहरू जी के पास भी 24 घंटे थे, APJ अब्दुल कलाम के पास भी 24 घंटे थे। लेकिन उन्होंने उसी 24 घंटे में अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से साबित किया। कैसे? बिकॉज दे हैव फिक्स्ड देयर प्रायोरिटीज। उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं सही की। उन्होंने कहा कि आप एक कांच का बाउल ले लीजिए और सबसे पहले उसके अंदर छोटे छोटे पत्थर डालिए। पत्थर आ गए। उसके बाद उन्होंने कहा उसके अंदर छोटी छोटी मछलियां डालिए। मछलियां आ गई। उसके बाद उन्होंने कहा, ये प्राथमिकताएं हैं जिंदगी की, उन्होंने कहा अब इसके अंदर थोड़ा बड़े पत्थर डालिए। तो बड़े पत्थरों ने बीच बीच में अपनी जगह को ले लिया। उसके बाद उन्होंने कहा इसके अंदर आप रेत डाल दीजिए। तो रेत ने सारी जगह भर दी। अब आपको लग रहा होगा इस टैंक के अंदर और क्या आएगा, लेकिन बाद में उन्होंने कहा इस टैंक के अंदर पानी डालिए। तो पानी ने सारी जगह भर ली। अब उस टैंक में कुछ नहीं आ सकता था। इसी तरीके से हमारी जिंदगी की प्राथमिकताएं होती हैं, पहले छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी और उससे बड़ी। फिर हमें पता है कि हमें अंतिम रूप में क्या करना है। अब इसको रिवर्स करके देखिए। सबसे पहले आपने टैंक लिया, उसके बाद उसमें रेत डाल दी। उसमें ना आप कंकड़ डाल सकते हैं, पत्थर डाल सकते हैं, कछुआ डाल सकते हैं, मछली डाल सकते हैं, कुछ नहीं डाल सकते। तो दिस वे यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर लाइफ। आपसे पूछा जाएगा आपने पढ़ाई के लिए कितना टाइम डिवोट किया। आप कहेंगे मैं तो टीवी देखती रही, फेसबुक चलाती रही, व्हाट्सएप चलाती रही, इंस्टा चलाती रही, पढ़ाई के लिए टाइम ही नहीं मिला। कितनी देर टीवी देखती हो? 2 घंटे। कितनी देर पढ़ाई करती हो? पता नहीं, जब टाइम मिलता है कर लेती हूँ। दिस इज द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। तो कुछ बनना है तो कुछ त्याग तो करना पड़ेगा और आप ही को करना पड़ेगा। आपको कोई खाना खिला सकता है लेकिन आपको कोई मानसिक खाना नहीं खिला पाएगा। तो अभी साइंस इतनी एडवांस नहीं हुई है कि आपको एक इंजेक्शन लगा दिया जाए और आपका पूरा कोर्स आपको याद हो जाए। वी विल ट्राई। हमारे वैज्ञानिक बहुत अच्छे हैं। ऐसा भी कोई दिन आएगा जब हम इस पे हंसेंगे नहीं बल्कि चिंतन करेंगे कि कौन से बच्चे को कौन सी वैक्सीन की डोज लगाई जाए जिससे वो इंग्लिश में, हिंदी में या हिस्ट्री में होशियार हो। तो बच्चों ऐसा पल नहीं आना चाहिए, क्योंकि बीइंग ह्यूमन बीइंग, मानव मात्र ही सिर्फ एक ऐसा प्राणी है जिसके पास बुद्धि है। और बुद्धि क्यों है? क्योंकि भगवान हमसे चाहते हैं, हमारे अल्लाह हमसे चाहते हैं कि हम
विकसित हो, जिस रूप में भगवान ने हमें पैदा किया है उस रूप से ज्यादा हम विकसित हो जाए। तो उस अल्लाह का फरमान, उस ईश्वर की गाइडलाइंस हमें फॉलो करनी है, तभी हम सच्चे ह्यूमन में बनेंगे। सब लोग आवाज नहीं आई, जोश नहीं है। ओके और भी देखिए है